नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि लगातार हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज 2021 का पेपर मैं कराऊंगा। जो पेपर निरस्त हो गया था उसका मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, पर्यावरण का। और उस पर्यावरण के क्वेश्चन को देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और लगातार आपका समय और नजदीक आ रहा है, क्योंकि 2 तारीख से लेकर 3 तारीख 4 तारीख को आपको यूपी टेट का एग्जाम है। यूपी टेट के एग्जाम के बाद आपको नई विज्ञप्ति देखने को जरूर मिलेगी सुपर टेट की। तो सभी लोग से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, प्रश्नों को सॉल्व करें। आपकी तैयारी, आपका मेहनत, आपकी सफलता होगी। क्योंकि जब यूपी टेट से के बाद सुपर टेट का एग्जाम आएगा तो आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। लगभग बता रहे हैं कि 60,000 यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, जो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये पिछले साल 19 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो आज की वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसकी तैयारी आपको करना। पहले आप यूपी टेट पास होंगे। बहुत से विद्यार्थी सी टेट नहीं क्वालिफाई हैं, लेकिन उनके लिए यूपी टेट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आप एक विशेष सूचना, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। ये नाम सुने होंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम सुने होंगे दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कि अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है कि एशिया, ऑप्शन सी है कि ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कि उत्तरी अमेरिका। दोस्तों बताइएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा, सभी दोस्तों बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश बता रहे हैं कि सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं राकेश जी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में इसकी जो ऊंचाई है 2238 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया में ये 2238 मीटर लगभग इसकी क्या है, ये ऊंचाई है। और ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगर मैं मैप को ऐसे ड्रॉ करूं, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर ओवरऑल मैप देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। क्या? ये पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। तो प्रश्न कभी पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में, दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहते हैं। अर्थात दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कि टैगा, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है कि मीडोज और ऑप्शन डी है कि स्टेपीज। स्टेपीज बताइएगा, क्या कहते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका राकेश बता रहे सर जी, उसको स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध घास जो है स्टेपीज बोलते हैं। इसका सही आंसर डी फॉर डॉग होगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? ऑप्शन ए है कि माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी है कि माउंट एटना, ऑप्शन सी है कि माउंट अकांकागुआ और ऑप्शन डी है कि माउंट किलिमंजारो। बताइएगा, दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है दोस्तों? कौन सा? ये प्रश्न पूछा है। ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। देखिएगा, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये दक्षिण अमेरिका है। और इसके देखिए, इस पे एक पर्वत गई है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या है? यहाँ से एक पर्वत गई है जो सबसे लंबी है, एंडीज पर्वत। अब पूछा क्या? पर्वत नहीं पूछा, चोटी पूछा है। तो एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत आपके दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो एंडीज पर्वत की लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है। क्या है दोस्तों? इसकी लंबाई है। इसी एंडीज पर्वत पर एक चोटी सबसे ऊंची है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम क्या है? सभी लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा। इसका सही नाम है ये माउंट एकांकागुआ। ये क्या है? ये माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई कितने मीटर की है? राकेश जी बताइए कितने मीटर की है? जिसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 6960 मीटर। क्या?
6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? एकांका गुआ की, जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिन पाया जाता है? ऑप्शन ए युग्नी लीना में, ऑप्शन बी है कि हाइड्रा में, ऑप्शन सी है जेलीफिश में, और ऑप्शन डी है कि साइकॉन में। बताइएगा निम्नलिखित में से क्लोरोफिन किस में पाया जाता है? अब क्लोरोफिन पाया किस में जाता है? तो ये हरे पौधों में पाया जाता है। जो पौधा जो हरा होगा, हरे पत्तियों में सबसे ज्यादा क्या होती है? क्लोरोफिन की मात्रा मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है कि युगली लीना में, ऑप्शन बी है कि हाइड्रा में, ऑप्शन सी है कि जेली फिश में, कि ऑप्शन डी है कि साइकॉन में। दोस्तों 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप फटाक से बताइएगा, फटाक से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्लिनीना। युग्नि लीना में यह एक प्रकार की ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है, जो ये हरा रंग का होता है, और इसमें ही क्लोरोफिन की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, मैंने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी है कि सारस क्रेन, और ऑप्शन डी है कि तोता। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो पूछ देगा, ये तो पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय पशु आपके बारहसिंघा होगा, बारहसिंघा होगा। राष्ट्रीय पुष्प पूछेगा तो राष्ट्रीय पुष्प जो आपका पलाश का फूल हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पूछेगा, राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा दोस्तों? तो राष्ट्रीय पक्षी जो होगा आपका सारस क्रेन होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। 6 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन कैल्शियम में रक्त को नियंत्रित करता है, अर्थात कैल्शियम में जो रक्त होता है उसको रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन ए है पैराहार्मोन, ऑप्शन बी है कि थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है कि पेलोस्कीटन, और ऑप्शन डी है कि सोमेटोट्रोपिन। इसका सही आंसर बताइएगा। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन है, ये थार्मोन है, था रहेगा। इसका सही लिख दे, मैं थोड़ा सा टाइपिस्ट गलत कर दिया, तो पैराथार्मोन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका क्या है? सही है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, 7 नंबर का, कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। मैंने बताया था ओजोन परत कहां पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, जो 15 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है समताप मंडल में। इसको मापने का जो मापक इकाई है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी है कि डेसिबल, ऑप्शन डेसिबल होगा, डेसिबल नहीं डेसिबल होगा, ऑप्शन सी है कि फायदम में, ये ऑप्शन डी है कि प्रकाश वर्ष में। बताइए ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं तो किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन हो जाएगा, डॉप्सन हो जाएगा, डॉप्सन इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉप्सन इकाई होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला होगा, डॉप्सन इकाई, इसका सही आंसर होगा डॉप्सन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसके उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी है कि धान की, ऑप्शन सी है कि दलहन की, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, ये दलहन के जो फसल होते हैं उनके गांठों में होते हैं, उनके क्या होते हैं? गांठों में पाए जाते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर सी वाला आंसर होगा। क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। इनकी गांठों में बैक्टीरिया पाई जाती है जो नाइट्रोजन को क्या करती है? एकत्रित करती है। तो इसका सही होगा दलहन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक है, कौन सा योग्य खाने योग्य है? बताइएगा, बताइएगा। आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है कि एग
एगेरिकस, ऑप्शन बी है पैक्सिनिया, ऑप्शन सी है कि म्यूकर्स, और ऑप्शन डी है कि राइजोपस। बताइए कौन सा है कवक खाने योग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला एगेरिकस होता है। ये एक प्रकार का मशरूम है। क्या है? मशरूम है, जो इसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, ऑप्शन बी है कि सुंदरवन में, ऑप्शन सी है कि रेगिस्तान, और ऑप्शन डी है कि वर्षावन वन। मैंग्रोव प्रकार के जो बने हैं, ये बंगाल की खाड़ी देखे होंगे, बंगाल की खाड़ी जो है वहीं पे दलदली भूमि में एक प्रकार का ये वन पाया जाता है मैंग्रोव वन। इसी को सुंदरवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन को क्या सुंदरवन भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है, जो पश्चिमी बंगाल में है। ये दलदली भूमि में देखने को मिलता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? त्रिगुणित है, ऑप्शन है कि मूलांकुर, ऑप्शन बी है कि बीज पत्र, ऑप्शन सी है कि प्रांकुर, और ऑप्शन डी है कि भ्रूणपोष। तो त्रिगुण कौन है जिसमें 3 गुण पाए जाते हैं उसको त्रिगुण बोलते हैं। इसका सही है कि भ्रूणपोष जो है यही त्रिगुणांतर है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा दोस्तों? डी फॉर डॉग होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर का प्रश्न है, और 12 नंबर का प्रश्न जो है बताइएगा, किस कुल की भित्ति लग्न बीजांडस पाया जाता है? भित्ति लग्न बीजांडस पाया जाता है, बीजांडस लिखना चाहिए, बीजांडस पाया जाता है। ऑप्शन है कि ब्रिसिकेसी, ऑप्शन बी है कि मालवेसी, ऑप्शन सी है कि एस्टोरिसी, और ऑप्शन डी है कि सोनोनेसी। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का थोड़ा सा उच्चारण आप लोग करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उच्चारण में। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडस पाया जाता है? ऑप्शन ए कि ब्रेसिकेसी में, ऑप्शन बी है कि मालवेसी में, ऑप्शन सी है कि एस्टेरेसो में, ऑप्शन डी है कि सोलेनेसी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी में। क्या? ब्रेसिकेसी में इसका अंश पाया जाता है, बीजांडस पाया जाता है, बीजांडस पाया जाता है। 13 नंबर का अनाक्षीय श्वसन, अनाक्षीय श्वसन या श्वसन का अंतिम उत्पादक है। ऑप्शन है कि ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कि एथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी है कि मौलिक एसिड, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कि एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है कि मौलिक एसिड, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। राकेश बताइए। आप लगातार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो राकेश जी बता रहे हैं सर इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल होगा। बी वाला सही बता रहे हैं, सही इसका एथिल एल्कोहल होगा। इसका बी वाला क्या है? सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए उसको, समझिए और उत्तर दीजिएगा। 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? ऑप्शन है कि आत्मारंग पांडु, ऑप्शन बी है कि डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी है कि महादेव गोविंद रनाडे, और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। दोबारा प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में मुंबई में, देखिए यहाँ पे भारतीय, यहाँ पे 1916 ईस्वी में यहाँ मुंबई होगा, तब प्रश्न सही होगा। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी है कि महादेव गोविंद रनाडे, और ऑप्शन डी है कि केशव चंद्र सेन। तो 1916 ईस्वी में मुंबई में डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की क्या किए थे? स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्थापना किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा। पुरी में प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। आप पुरी का देखे होंगे, वीडियो आता होगा, वहां पे रथ निकाला जाता है। रथ के क्या करते हैं? रस्से से बांध के लोग खींचते हैं,
उसको प्रसिद्ध रथ यात्रा माना जाता है, वो किस देवता या किस भगवान को समर्पित किया जाता है? ऑप्शन ए है कि भगवान राम, ऑप्शन बी कि भगवान विष्णु, ऑप्शन सी कि भगवान शिव, कि ऑप्शन डी कि भगवान जगन्नाथ। तो आप देखे होंगे पुरी में जाते हो तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उन्हीं को समर्पित क्या है, रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसे बहुत बड़ा रथ होता है, उस पे भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के पंडित पुरोहित उस रथ को क्या करते हैं, खींचते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पे लगता है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी है कि नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है कि ताप्ती नदी। बताइएगा दोस्तों, कुंभ मेले कुल कितने स्थानों पर किया जाता है? तो कुंभ मेले का जो स्थान है वो 4 है। कहाँ कहाँ 4 होता है? पहला कुंभ मेला आपका प्रयागराज में होता है, प्रयागराज। दूसरा आपका कुंभ का आयोजन हरिद्वार होता है, हरिद्वार, हरि के द्वार या हरिद्वार। तीसरा आपका कुंभ का मेले का आयोजन होता है नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और चौथे कुंभ का आयोजन होता है आपका कहाँ होता है? उज्जैन में, उज्जैन में। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछा है, जब प्रयागराज में देखेंगे कुंभ का आयोजन होता है, ये गंगा यमुना, गंगा यमुना यमुना प्लस अदृश्य सरस्वती के संगम पे किया जाता है। वहीं हरिद्वार में जो होता है, हरिद्वार में गंगा के तट पे होता है, गंगा नदी के तट पे होता है। नासिक में जो होता है ये गोदावरी नदी के तट पे होता है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पे होता है। उज्जैन में जो होता है ये क्षिप्रा नदी के तट पे होता है, क्षिप्रा नदी के तट पे ये आयोजन किया जाता है कुंभ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, सी वाला आंसर। 17 का कि संध्या क्या है? संध्या क्या है? ये भजन है कि अखबार है कि राजनीतिक दल है कि धार्मिक संस्था है? संध्या एक प्रकार की क्या है? दोस्तों, आज़ादी के समय में पत्रिकाएं बहुत निकाली जाती थी, आज़ादी के समय में पत्रिकाएं बहुत निकाली जाती थी। और ये संध्या क्या है? एक प्रकार की अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन दैनिक निकाला जाता था, ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। ये बंगाल के विभाजन के दौरान लाया गया था, अर्थात संध्या अखबार जो था बंगाल विभाजन के समय लाया गया था, विभाजन के समय लाया गया था 1906 में। ये प्रतिदिन निकाला जाता था, प्रतिदिन इसको प्रकाशित किया जाता था। तो एक प्रकार का ये अखबार था। 18 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी की 110, ऑप्शन सी की 80 और ऑप्शन डी की 104। ये बहुत आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के हैं, आप बता देंगे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषदों की जो सदस्यों की संख्या है ये 100 है दोस्तों, 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर का, भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुई और भारतीय ध्वज को कब भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो मैं बात करूं तो राष्ट्रीय तिरंगे को भारत के संविधान ने 1947 में एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो लागू किया गया दोस्तों ये 2002 में किया गया था। क्या? 2002 में भारतीय ध्वज संहिता लाया गया था। तो इसको कब लागू किया? तो 26 जनवरी सन 2000 को इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में शामिल किया गया था। बी फॉर बाल सही होगा इसका। जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है दोस्तों, अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उसी दौरान संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को एडॉप्ट किया। भारत के राष्ट्रपति का पद को ग्रहण किया। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का पद जो है 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया, वही राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में भारतीय संविधान ने अपनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है,
तो इसका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान ने अपनाया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर का कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है या अध्यक्ष का नाम है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी है कि ओम बिरला, ऑप्शन सी है कि राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है कि अमित शाह। दोस्तों सबको पता है 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो ओम बिरला थे और यही व्यक्ति इस समय भी है, तो वर्तमान में भी लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला भी है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिरला साहब हैं। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा। भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए की राष्ट्रपति, ऑप्शन बी की उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी की प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी की केंद्रीय गृह मंत्री। तो दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में किया गया? आप लोग भी बताइएगा। तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है और उसमें जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री होंगे अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष। अनुच्छेद 263 के तहत बताया गया है। 23 है कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे? सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए कि कैग को, ऑप्शन बी कि लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी कि महान्यायवादी को, कि ऑप्शन डी है कि प्रधानमंत्री को। तो बताइए कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पॉलिटी से प्रश्न बहुत इस बार पूछा है किसमें, तो आप लोग सही बताइएगा इसका क्या होगा सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का जो महान्यायवादी होगा, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बातों की सुनवाई जाकर कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी फॉर कैट होगा। अगला है 24 नंबर का प्रश्न। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? जब गंगा नदी उत्तराखंड से आती है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों तो ये मैंने बताया था कि दो चीज याद रखिएगा, बी क्या बी जब प्रवेश करती हैं तो बिजनौर से प्रवेश करती हैं। गंगा नदी बाहर उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती हैं। तो बी याद करिएगा, बिजनौर से प्रवेश और बलिया से क्या होता है? निकलती हैं और बिहार में चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या बताया था मैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका बिजनौर। तो डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्या डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 25 नंबर का, कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी है कि चंबल, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है कि केन। तो बताइए यमुना की सहायक नदी कौन सी है और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है? तो नहीं पूछा है। ये तीन नदियां जो हैं ये यमुना की सहायक नदी हैं। क्या है? ये तीन नदियां यमुना की सहायक नदी है, लेकिन गंडक यमुना की सहायक नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। 26 है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है केटू, ऑप्शन सी है कि एटलस और ऑप्शन डी है कि कामेट। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन K2 और इसकी ऊंचाई जो है ये 8500 या 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। अब अगला प्रश्न 27 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पठार स्थित है? ऑप्शन ए है कोलोराडो, ऑप्शन बी है किम्बरले, ऑप्शन सी है कटंगा का पठार, ऑप्शन डी है पेंटागोनिया का पठार। बताइएगा 27 नंबर का कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी वाला क्या है? सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, बुंदेलखंड का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन ए कि हमीरपुर, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन बी है कि मिर्जापुर और ऑप्शन डी है कि झांसी। बताइएगा
बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो मिर्जापुर जो है ये बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है, ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है। बघेलखंड पठार का हिस्सा है। और बघेलखंड पठार में दो जिले आते हैं। कौन कौन? एक मिर्जापुर, दूसरा सोनभद्र। तो याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कि उड़ीसा, ऑप्शन बी है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कि उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कि उत्तराखंड। दोस्तों तो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी फॉर कैट इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का प्रश्न है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी है कि महानदी और ऑप्शन डी है कि सतलज। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न बताइएगा। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मैटूर बांध किस नदी पे है? तो मैटूर बांध का सही आंसर बता रहे हैं सर जी, ये कावेरी नदी पे बताया गया है। कावेरी नदी पे बनाया गया है मैटूर बांध। जो कावेरी नदी पे मैटूर बांध बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1700 मीटर की है। कितने की? 1700 मीटर की ये लंबाई है। और इसका जो उद्गम है कावेरी नदी का, ये कर्नाटक से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो है ये 30 प्रश्नों का श्रृंखला जो मैंने आपको कराया, कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और एक सूचना सुनिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जाके आप सॉल्व करिए, ताकि आपका पर्यावरण का सारा क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।